इंटरफेस आ गया इसका। ओके, दैट्स लुकिंग गुड। सम सॉर्ट ऑफ नया इंटरफेस है इसका, बट अच्छा लग रहा है। ठीक है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और क्या कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोग की? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है, ये बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि कंडीशन में भी अलग पढ़ाई ठीक चल जाए तो बड़ी बात है। तो हम लोग बात करेंगे अलग अलग फसलों के बारे में। ठीक है, कौन कैसे क्यों किस लिए कहाँ पर, है ना। सो वो सब देखने की कोशिश करेंगे। अभी कृषि का अपन लोग को करना है, तो कृषि में कैसे क्या किस लिए क्यों वो सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। रबी की फसल कौन सी होती है, कब से कब तक होती है ना। मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, खाद्य फसलें कौन सी हैं, ठीक है। पौध के बारे में, गेहूं के बारे में, उनके रोग के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पर अपन लोग एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका शायद नया अपडेट आ गया है, तो मेरे ख्याल से मुझे बेटर है इस एप्लीकेशन का। पहले से तो ठीक ही लग रहा है, तो उसको देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा जो चैप्टर कर चुके थे उससे जुड़े हुए कुछ सवाल ले लेता हूँ यहाँ पर। और साथ में हम लोग एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को कवर करना शुरू करेंगे, है ना। बिकॉज दीज चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट, और इसके बाद 3 चैप्टर और आ जाएंगे, फिर अपना ज्योग्राफी पूरा ही खत्म हो जाएगा, है ना। जितना आपने वो करना था वो सारा एंड हो जाएगा वहाँ पर, है ना। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर करने का, इनकेस आपने अगर ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करी थी? बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में, कि कहाँ पर क्या क्यों कैसे, है ना। सो उसको ट्राई करना आंसर करने का। जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किताब किसने लिखी है? रंधावा ने दी। RS रंधावा। ठीक है, तो उनका नाम है MS रंधावा। RS नहीं है, MS है रंधावा, ठीक है। MS रंधावा ने लिखी है, ठीक है। तो एक तो याद रखनी है चीज़, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखना चाहिए, हाँ ठीक है। ओके, दूसरा सवाल मेरा है कि भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है? एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, 20। ठीक है। तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन भारत में 20 है टोटल, है ना। ओके, अगर मैं कहूँ आपका, ये तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन हो गए। दूसरे आपके अगर कोई पूछ ले कितने एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं? 15। 15। ओके, भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम? वो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, तो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, भारत में बोया जाने वाला कुल जो क्षेत्र है लगभग कितना है, यानी कितने क्षेत्र पर आपका बुआई होती है? 43%। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि लगभग नियर बाय 45 मान के चलना, ठीक है। 45 पॉइंट समथिंग लेके चलना, ये बढ़ता घटता रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, पर 45 के नियर बाय ही रहेगा। फॉरेस्ट एरिया का भी आपको पता ही है ना। और बाकी बचा इलाका फिर उसके बाद, है ना।
अच्छा, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब मतलब क्रॉप भी उगा दे, फूड और क्रॉप भी उगा दे और फिर चराई के लिए भी छोड़ दे। बिल्कुल सही बात है, यही रहता है। ठीक है, ओके। अगर हम भारत में बात करें कितनी जनता जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर से, तो परसेंटेज में कितनी होगी आपके हिसाब से? 57। 55। 55% के आसपास है। वैसे इससे ज़्यादा आंकड़ा आएगा अगर आप इसको ओवरऑल लगाने की कोशिश करोगे, है ना? ठीक है। अब अगर मैं ग्रीन एग्रीकल्चर की बात करूं तो यहाँ पर एक आगे नोट लिखना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको वहाँ पर कहीं ऐड कर लो। ठीक है, जो बता रहा हूँ यहाँ पर आपको लिख के दे दूंगा, उसको लिख लेना। वहाँ पे लिखना ग्रीन एग्रीकल्चर। ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, क्या इन्वॉल्व करता है? तो वहाँ पे लिखना ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स द एडॉप्शन ऑफ integrated pest management, green agriculture involves the adoption of integrated pest management, comma, integrated nutrient supply, integrated nutrient supply, और integrated nutrient supply लिख दिया, scientific water management and use of appropriate crop varieties, use of appropriate crop varieties। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ ये है क्या, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर हम बात करें ग्रीन एग्रीकल्चर की, ये रिवोल्यूशन जो आया था ग्रीन, उसी से एक तरीके से जुड़ी हुई चीज समझ लीजिए इसको, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ग्रीन एग्रीकल्चर के अंदर ये 4 काम करने हैं मेनली। यानी कि आपको पेस्ट मैनेजमेंट करना है। पेस्ट से मतलब क्या है, ऐसे कीड़े जो आपके, या ऐसी चीजें जो आपकी जो फसल है, खड़ी फसल है या आपकी उगती फसल है, उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनको मैनेज करके चलना है। आपको उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट जो है सही मात्रा में आपके फसल को मिल रहे हैं कि नहीं, जिसके लिए आप यूरिया फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं ना, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर आप साइंटिफिकली क्या कर रहे हैं, वहां पर वाटर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि सही अमाउंट में वो पानी भेज रहे हैं, जितने पानी की जरूरत है उतना ही दे रहे हैं। ठीक है, और मौसम के हिसाब से आप क्रॉप की वैरायटी चूज करके वहां उगा रहे हैं कि वहां नमी ज्यादा है कम है, किस तरह की क्रॉप चलेगी, है ना? तो ये है आपका ग्रीन एग्रीकल्चर। अब इसमें अगर हम साइड में, एक तो ये ग्रीन एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दिया, मेरे ख्याल समझ में आ गया, वो बहुत ऐसी कोई बहुत कमाल की बात नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एग मार्क क्या होता है, लास्ट क्लास में कराया था, एग मार्क क्या होता है? भैया वो तो क्वालिटी क्वालिटी के लिए होता है। गवर्नमेंट। एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है बेसिकली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। 1937 में एक्ट आया था, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937, जिसके तहत ये एग्रीकल्चर आपका सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अब अपना टॉपिक पे आ जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन पे, है ना? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, हाउ इट स्टार्ट्स, वेयर इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो इसकी कहानी को समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, नॉर्मन अर्नेस्ट बॉरलॉग। ये दुनिया में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता हैं। इन्होंने ये समझाया लोगों को कि यदि आप अच्छे तरह की वैरायटी का इस्तेमाल करें, सीड्स की वैरायटी का इस्तेमाल करें, ठीक है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होती है, ठीक है, और उसके साथ आप मिला दें जो अभी के नए तरीके हैं,
यानी कि आपके फर्टिलाइजर, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, और साथ में उसके इरिगेशन की जो फैसिलिटी है डेवलप, उसको अडॉप्ट कर लें। इन 3 चीज़ों को अगर आप साथ में लेके चल लें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो फसल है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्या क्या करने के लिए बोला। एक तो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और मेजर यही है एक्चुअल में, मतलब सबसे मेजर यही चीज़ है कि आपने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ले ली, यानी कि आपने ऐसे बीज लिए जिनकी क्षमता कमाल की है पहले वालों से। वो हो सकता है कि आपने उसको जेनेटिकली इम्प्रूव करा हो, वो एक अलग केस है। अब उसके साथ आप ये देख रहे हैं कि साथ में आपने फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करना है, जो इसकी पैदावार को और ज़्यादा ग्रोथ दे दें, यानी न्यूट्रिएंट पूरे सप्लाई कर दें। और फिर इरिगेशन की जो नई डेवलप आपका फैसिलिटी है उनको भी साथ में इंक्लूड करके चलना। तो दुनिया को उन्होंने हाई वैरायटिंग सीड्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, कैसे करना है वो सब समझाया लोगों को, ठीक है। तो इसलिए इनको जनक कहा जाता है, उनको पिता कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का दुनिया में। अगर दुनिया में पूछें, वर्ल्ड में पूछें, तब आपको आंसर देना है ये वाला, ठीक है। और कहाँ शुरू करा था, अमेरिका में इन्होंने शुरू करा था, ये आपने याद रखना है बस, ठीक है। अब अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में आप ये मान सकते हो, भारत में जो व्यक्ति थे वो थे आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अब एक बात नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला हुआ है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला हुआ है, और कांग्रेचुनल गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। तो ये तीनों चीजें इनको ऑलरेडी इन्होंने पाई हुई हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में बोरलॉग को क्या दिया गया था। भारत में बोरलॉग को 2006 में पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं अपने इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर, जो कि है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में जनक कौन है, या भारत में किसको माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। उसी चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में सबसे मेजर रोल इन्हीं का था भारत में, जिन्होंने यहाँ पर जो भुखमरी की हालत हुआ करती थी देश में हमारे, बहुत बुरा हाल रहता था, उसको बहुत हद तक इन्होंने रिड्यूस करा, क्योंकि इसका मेजर इम्पैक्ट आपका नॉर्दर्न साइड में देखने के लिए मिला। कहाँ पर इनिशियली शुरुआत करी गई, इनिशियली शुरुआत की 3 राज्यों को उन्होंने पकड़ा। इन कौन कौन से राज्य पकड़े, पहले इन्होंने देखा आपका पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, और वेस्टर्न यूपी का इलाका देखा इन्होंने। इन 3 इलाकों को उन्होंने टारगेट करा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पानी की अवेलेबिलिटी, किसान काफी यहाँ पर आपके चीजों का एक्सेप्टेंस के थ्रू उन्होंने लिया और कोशिश करी उसके साथ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला यहाँ पर भारत में ना, एकदम से मल्टीपल हो गई चीजें, ठीक है। तो ये था सिनेरियो, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आएगी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के भी अलग अलग चरण आए, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कब से कब तक उसको समझते हैं। देखो, पहला जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो आया आपका 1966 से 81 तक, 81 से 1995 तक सेकंड था, और 95 से आप कह सकते हो ये लगभग सारे भारत में ही लगभग फैल गया। स्टेजेस में पकड़ा गया था, अलग अलग इलाकों को कवर करते चले गए, और आज भारत में तो हर जगह पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और अब अगर आप इसको समझना चाहते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कितना खतरनाक था, तो वो समझते हैं, ठीक है। देखो, डाटा को देखना। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑल ओवर इंडिया वाज 12.5 मिलियन टन। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले 12.3 था, और 2002 या 2001 तक वो 69 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुका था, ठीक है। और आज के सिनेरियो में यहाँ पर आपको दिख रहा है 95 मिलियन टन, और अब वर्तमान में अगर बात करूं तो ये 100 से भी पार निकल जाता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है अगर आप समझें तो, है ना, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से वाली बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है ना। और देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, चार्ट से हल्का समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इस वाले से नहीं, इस वाले से देखते हैं, ओके। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव को इससे जोड़ने की कोशिश करें ना, तो हाइब्रिड सीड चाहिए हमें, ठीक है, हाइब्रिड सीड का काम हो गया। उसके बाद आराम से खाते में पैसे आ जाएं हमारे, इजीली क्रेडिट हो जाए, डीजल पे सब्सिडी मिले किसान को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिले उनको, नई टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर सकें, हाइब्रिड सीड उनको सरकार प्रोवाइड कराती है, इससे आपका उनका ओवरऑल जो सिनेरियो है वो अच्छा हो जाता है,
ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें, ये सब चीज़ें मुहैया कराती है किसान को आज के टाइम पे बहुत अच्छा खासा। आपने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कल भी पढ़ा था, वही सब है। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन में ये इतनी सारी जो ये आपको दिखाई दे रही हैं, प्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी अलग अलग स्कीम्स हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। ये मल्टीपल स्कीम्स हैं इतनी सारी, जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती किसान के लिए। आपको मैं एक अजीब बात बताता हूँ, सुनने में लगी कि क्या बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम ही भारत की सरकार करती है किसानों के लिए। अगर आप पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में लेके जाओगे ना इस चीज़ को, तो वर्ल्ड में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो किसानों को अन्नदाता और वो सब का टैग दे रही है और इतना ज़्यादा इज्जत दे रही है और सब दे रही है। विदेशों में जो लोग उगाते हैं ना खाद्यान्न, उन्हें सब लोग बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई उगा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए उगा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर अन्नदाता की तरह ट्रीट करा जाता है, बिल्कुल मान सम्मान बहुत ज़्यादा दिया जाता है किसान को। और साथ में आपका आज के टाइम पर तो आप देखोगे सरकार बहुत मदद करने की कोशिश करती है हर पैमाने पे, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, कोशिश करती है सरकारें, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नकार नहीं सकते इस बात को। अब बात करते हैं, पर हेक्टेयर इंक्रीमेंट की बात हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसका हाईएस्ट इम्पैक्ट किस फसल पर देखने के लिए मिला? ठीक है, सबसे पहले आपको वीट पर देखने के लिए मिला, यानी गेहूं पर। फिर दूसरे नंबर पर देखने के लिए मिला आपका चावल पर, यानी राइस पर। ठीक है, ठीक है। हुआ क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर आपका वीट की मैक्सिकन स्पीसीज लेके आई गई थी बॉर्लॉग के द्वारा। ठीक है, जिसको इंटरनेशनली मेज और वीट इंप्रूवमेंट सेंटर में बढ़ाया गया था। अब प्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन पहुंच गया था आपका 2015-16 तक, वो था आपका पर हेक्टेयर के हिसाब से 3034 किलो पर हेक्टेयर। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने क्या याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, यानी ऐसे बीज जो ज़्यादा पैदावार करने की क्षमता रखते हैं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। अच्छे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, इरिगेशन की नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, यानी कि सिंचाई का मार्केटिंग भी उसमें अब इंक्लूड कर दी गई है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इंडस्ट्रीज से उसको जोड़ देना। ये नए तरीके का ग्रीन रेवोल्यूशन है आपका, अगर बात करें तो। ठीक है, ठीक है। और सन 2000 में सरकार ने आपका रेनबो रिवोल्यूशन की बात करी थी। ठीक है, रेनबो रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये इतने तरह के जो रिवोल्यूशन है इनको मेंटेन रखने की बात है रेनबो रिवोल्यूशन। यानी ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था वो किससे जुड़ा हुआ था, फूड प्रोडक्शन से, यानी कि आपका क्रॉप्स से। अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें, है ना, तो इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं साइज में, है ना, तो यहाँ पर देखते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा कि भैया आपका गेहूं चावल इनकी बात चल रही है उगाने की। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात आ जाती है। दूध तो सफेद होता ही है, आपने अच्छे से देखा ही है। ठीक है, ब्राउन रेवोल्यूशन या ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ब्राउन उतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, हाँ, रेड रेवोल्यूशन पूछा गया है कई बार कि मीट से जुड़ा हुआ है। ब्लैक आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। और आपका राउंड रिवोल्यूशन ये एज सच इतना ज़्यादा हमने देखा नहीं है। हाँ, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड से, पिंक ऑनियन से। हाँ, ये ज़रूरी है, सारे के सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ये याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये सब के सब याद करने वाली चीज़ है, और नाम से याद रख सकते हो यार आराम से। दूध सफ़ेद होता है ना, मछली नीले पानी में रहती है, मीट और टमाटो का रंग लाल होता है, पेट्रोल जो कच्चा पेट्रोल होता है उसका रंग ब्लैक होता है, रॉ जो ऑयल होता है। ठीक है, पोटैटो गोल होता है देखने में, जो ऑयल निकलता है येलोइश होता है। ठीक है, सरसों का खेत याद रख लेना। ठीक है, सिमरन भी याद कर लेना फिर। ठीक है, और राज और सिमरन मूवी याद कर लेना। और पिंक रेवोल्यूशन आपका ऑनियन, ऑनियन पिंक रंग का होता है ना। चलो, ये हो गई रेवोल्यूशंस की बात, ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपना बात करते हैं अपन ने क्या समझना है, ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, हमने ये समझना है ना। समझ रहे हो ना बात को, ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी आपकी 60s में, सन 60s में। ठीक है, 60 डेकेड हो चुके हैं उसको। अगर प्रिसाइजली बात करूं तो 1966 में स्टार्ट हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग ये हो गई।
पहला ग्रीन रेवोल्यूशन 1981 तक चला। और पहले रिवोल्यूशन में जो 1981 तक चला, कौन कौन से राज्य कवर करे गए? हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। दूसरा चला 81 से 95 तक, ठीक है, और तीसरा 95 के बाद, इसने सारे राज्य कवर कर लिए। ठीक है, अगर हम मेजर मेजर बात करें, ठीक है, यहाँ तक ओके। चलो, अगर आपसे पूछें कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो आंसर में क्या लिखना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस से, ठीक है। यूएसए में ये कब आया था हिसाब किताब? देखो, जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो 1914 में पैदा हुए, 1914 में पैदा हुए थे, ठीक है। और उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च पोजीशन ली मैक्सिको में। वहां पर उन्होंने सेमी डॉक और हाई यील्ड डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज पैदा करी, यानी ऐसी सीड पैदा करे या ऐसे बीज पैदा करे जो कि आपका अच्छी पैदावार कर सकते थे और जो डिजीज हो जाती हैं उनसे लड़ सकते थे। फिर वो वैरायटी वो आज के जो पाकिस्तान है, इंडिया है, इधर की साइड लेके आए। उसकी वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया, प्रेसिडेंशियल मेडल भी मिल गया, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिल गया, भारत में पद्म विभूषण भी मिल गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें उनको कॉन्फ़िगर की गई। तो अगर आपसे पीछे पूछें कि नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था उनको? पीस के लिए, ठीक है। भारत में लेकिन अगर बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो एम एस स्वामीनाथन याद रखना, वर्ल्ड में इनका नाम याद रखना, ठीक है। दो चीजों को आप क्लियर रखना दिमाग में। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब अगर पूछें आपसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, और सीधे मतलब पूछें क्या है, तो मतलब है कि हाई वेराइटी ऑफ सीड का इस्तेमाल करना, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो उसका बेसिक वो है फंडा, वो वही है, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। ये तो हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन की बात। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लो मैं पूछ लूँ ब्लैक रिवोल्यूशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आपका जो रिवोल्यूशंस हैं वो आपस में किस किस चीज से, जैसे ब्लू किस से जुड़ा हुआ है, तो वो आपसे कनेक्ट करने के लिए आएंगे, यानी कि मैचिंग के लिए आएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे? मैचिंग के लिए आएंगे। और रेनबो रिवोल्यूशन जब इन सबको मिला देते हो ना, सारे रंगों को, तो उसको रेनबो रिवोल्यूशन बोलते हैं। जब ये सारे रंग मिल जाते हैं तो वो रेनबो रिवोल्यूशन है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज की। ओके, चलिए, आवाज आ रही है मेरी ठीक ठीक? हाँ जी भैया। चलिए, आवाज आ रही है तो ध्यान से समझिएगा चीजों को ना। देखो, रबी की जो फसल है, और भारत में तीन तरह के अलग अलग फसल के मौसम आते हैं, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। कैसे आते हैं? तीन अलग अलग समय आते हैं भारत में, खरीफ, रबी और जायद। उसमें भी क्या है कि ये ना मौसम के हिसाब से देखा जाता है। आप रख सकते हैं उसे, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर नवंबर में बुआई कर दें, मार्च अप्रैल में कटाई कर दें, तो वो रबी की फसल है ना। उसके बाद खरीफ आ जाता है, जून जुलाई में बुआई कर दें, अक्टूबर नवंबर में कर दें, और ऐसे ही जायद आता है, मार्च अप्रैल में बुआई कर दें, जून जुलाई में उसको कटाई कर दें, है ना। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ अभी मोटा मोटा। मान लो रबी की फसल की बात करें तो वो शीतकालीन फसल है। रबी की जो अभी ये फसल है ये शीतकालीन है, ठंड के मौसम की फसल है। होता क्या है कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब के सब रबी की फसल में आते हैं। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में इनको काट लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आती है रबी से, याद रखना, रब करना। सर्दियों के मौसम में तुम हाथ रब करते हो ना, रगड़ते हो गर्मी लाने के लिए, तो रबी सर्दी के मौसम की फसल है, ठीक है। रबिंग करनी पड़ती है आपको गर्मी मेंटेन करने के लिए। अक्टूबर नवंबर में बुआई, कटाई कर ली मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट बात करते हैं जायद की। जायद में क्या होता है कि जायद में आप शीतकालीन यानी मार्च अप्रैल, जब आपका गर्मी शुरू हो रही होती है, बस जस्ट इनिशिएट ही करती है भारत में, तो मार्च अप्रैल में आपने बो दिया चीजों को, और सड़ी गर्मी में जून जुलाई में उसको काटा जाता है। उगता क्या है इस केस में? उगता है आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा,
भिंडी, ठीक है, पानी वाले जितने भी फल हैं जिनकी जरूरत पड़ती है सड़ी गर्मी में, ठीक है। अब इसके बाद वाले की बात करें तो जून जुलाई में होती है बुआई, अक्टूबर और नवंबर में होती है कटाई। वो होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल होती है ग्रीष्मकालीन फसल, यानी गर्मियों के मौसम की फसल। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सब के सब आपके कौन से फसल के हैं? ये सारे के सारे आपके खरीफ की फसल के हैं। देखो हमने इन तीन फसलों की बात करी, रबी, खरीफ और ज़ैद। मोटा मोटा भी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक लेके चलते हैं और अच्छे से। अब हम सिर्फ और सिर्फ रबी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ रबी की बात करेंगे, है ना। चलिए, अब रबी का मैंने आपको बताया कि रबी जो है वो आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी कि शुरुआत जब हो रही है सर्दियों की तब आपने इसको बोया है, और मार्च और अप्रैल में इसको आपने काटा है, यानी जब सर्दियां खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। बोया क्या जाता है ये आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि रबी कैसी फसल है, विंटर की, यानी कब बोई जाती है कब काटी जाती है, पहली चीज याद रखनी है रबी के बारे में। दूसरा पॉइंट कि रबी में बोया क्या जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है आपका। आपके देश में क्या कब बोया जाता है एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आप इसको समझ लीजिएगा। देखो आपको गेहूं सामने लिखा हुआ दिख रहा है ना, गेहूं दिख रहा है, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ठीक है, ये सब लिख लो यहाँ पर। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लो। बात वही है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बिकॉज हिंदी में आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, है ना। वीट बोलूँ तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गेहूँ बोलूँ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। सरसों बोलूँगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, मस्टर्ड से तो। आलू बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, तुमने कभी नोटिस करा है, यू आर नोटिस, जो हम लोग की साइड पे बोलते हैं वो आलू नहीं बोलते, अल्लू बोलते हैं, अल्लू। अल्लू लिया, अल्लू, आ, आधा ला और लू, अल्लू बोलते हैं। और होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में होता है आलू। तो प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ देते हैं हम लोग, है ना। आलू का अल्लू कर देते हैं। आलू की सब्जी बनाइए, आलू की सब्जी। चलिए, सो विंटर की बात करें, खरीफ की बात हो गई। अच्छा हाँ, ठीक है, ओके। अब विंटर्स की बात हो रही है तो विंटर्स में जो रेनफॉल होता है वो उतना नहीं होता है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है क्लाइमेट के चैप्टर में कि उस टाइम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। क्या आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब आपको अच्छे से याद होगा यार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तब होता है जब आपका मेडिटेरियन सी से हवाएं इधर की तरफ चलती हैं और अपने साथ पानी भी लेके आती हैं, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होती है सर्दियों के मौसम में, ठीक है। और अब यहाँ पर सर्दी के मौसम की बात हो रही है तो हमें दो तीन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि रेनफॉल रिक्वायर कितनी है। 80 सेंटीमीटर के आसपास पानी पड़ना चाहिए, और तापमान इसके बीच में रहना चाहिए इन फसलों के लिए, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आता है इसका थोड़ा टफ पार्ट। टफ पार्ट क्या है कि भैया हम लगातार गेहूं की बात करेंगे अब, बिकॉज गेहूं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ है। बिना गेहूं के आपको ना मैदा दिखेगा, ना और कुछ खाने को मिलेगा, ना ब्रेड मिलेगी, ना रोटी मिलेगी, ना और कुछ मिलेगा। तो गेहूं ये मान सकते हो कि वो एक तरीके से अपने आप में ही एक बहुत मेजर चीज़ है। तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गेहूं की कई सारी स्पेसीज होती हैं, जैसे सोनालिका, ये जितनी स्पेसीज दिख रही हैं सब ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्ना, कंचन, गोमती, ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगी कि क्या है ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाली है, कौन से वाली है? नॉर्मल वाली है। नॉर्मल गेहूं की बात करोगे तो आपका सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्ना या कंचन या गोमती, ये सारी की सारी गेहूं के टाइप हैं, ठीक है। बोल्ड में इसलिए भी कर रखा है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एनहेंस्ड वैरायटी की, यानी जिनको एनहेंस्ड करा गया, मॉडिफाइड करा गया है एग्रीकल्चर साइंटिफिक तरीकों से, जो आजकल एग्जाम में आता है, ठीक है। एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है आते हैं उसके ऊपर भी, एक नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, कहीं ना कहीं दे रखा होगा। ओके, दीज आर आस्क्ड नाउअडेज, ये पूछा जाते हैं आजकल। लीमा रोजो, सोनारा, सोनारा पूछा जाता है, ठीक है। तो सोनारा थोड़ा सा याद रखना, ये इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सोनारा के।
लर्मा राउजो का भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये दो तो याद ही रख लेना एटलीस्ट। ठीक है, पूछ ले आपका वीट में डॉर्फिज्म के लिए यानी छोटे बोनापन के लिए कौन सा जीन का इस्तेमाल, तो नॉरिन 10 याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें, जब कंडीशन ड्राई हो जाती है यानी कि सूखा ज़्यादा है, वहाँ पर उतना नमी नहीं है, तब किस तरह का आपका वीट इस्तेमाल करा जाता है, तो मार्कोनी वीट इस्तेमाल करा जाता है जब आपका कंडीशंस कैसी होती हैं, सूखी होती हैं, जहाँ पर आपका इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनसे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं जो वीट में होती हैं, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, ये 3 टाइप की रस्टिंग की डिजीज हैं। ठीक है, और इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीचे लिखा हुआ है यानी कि कर्नल ब्लंट, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, इन बीमारियों में कर्नल ब्लंट पता है क्या पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कर्नल ब्लंट किस चीज़ में होता है, वीट में, राइस में, मेज़ में, पैडी में, ऐसे करके वहाँ पे 4 ऑप्शन डाल देंगे। ठीक है, तो कर्नल ब्लंट जो बीमारी है वो किसकी है, आपको याद रखना है, बस गेहूँ की बीमारी है, फंगल डिजीज है, फंगस लग जाती है आपका उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, अगर वीट और राइस का हाइब्रिड पूछ लें, आपका राई होती है ना, राई राई डलती है, तो उसका नाम है ट्रिटिकल। ठीक है, और अगर वीट में सबसे ज़्यादा कौन वीट पैदा करता है, तो यूपी सबसे ज़्यादा वीट पैदा करता है। वीट प्रोडक्शन में हाईएस्ट किसकी क्षमता है, यूपी की क्षमता है। मैंने जितनी चीज़ अभी ऊपर से नीचे तक कराई है, मैं पूरी चीज़ें रिपीट करता हूँ सारी की सारी। जो रबी की क्रॉप है वो विंटर क्रॉप है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। वीट, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, पी, लेंटिल, बार्ले, ये सारी की सारी इसमें उगाने वाली फसलें हैं। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू की मैं बात कर रहा हूँ। रेनफॉल यहाँ पर नॉर्मल सा चाहिए 80 सेंटीमीटर, टेम्परेचर यहाँ पे 10 से 25 के बीच का चाहिए। नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये ज़्यादा उगती हैं चीज़ें। ठीक है, यानी गेहूँ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग इसकी हमने वेराइटीज़ पढ़ी, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, इस तरह की। उसके बाद डॉफ स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हमने आपका लेरमाराज और सोनारा के बारे में पढ़ा। फिर हमने डॉर्फिज्म के जीन के बारे में देखा, नॉरिन 10। कौन सा आपका ड्राई कंडीशंस में वीट उगाया जाता है, उसका नाम मार्कोनी वीट है। रस्टिंग की बीमारियां होती हैं येलो, ब्राउन और ब्लैक रस्ट, और फंगल डिजीज होती है कर्नल ब्लंट। ठीक है, और इतना आपने याद रखना है कि यूपी हाईएस्ट है अगर आप वीट के प्रोडक्शन की बात करें। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो अभी तक मैंने बातें बताई हैं। इसमें किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप क्लियर करके उसको पूछ ला लो। ठीक है, वरना मुझे कुछ चीज़ें और भी बतानी है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। हाँ जी। सर वो वीक में बोनेपन वाला पॉइंट और उसके बाद एक कंडीशन वाला बताया था आपने, वो बता दीजिए। क्या मार्कोनी कह रहे हो? एक वीक में बोनेपन वाला पॉइंट और मार्कोनी वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। मैंने ये बताया आपको कि जो वीट में बोनापन होता है वो किस जीन के कारण होता है, अगर आपसे पूछ लें तो आंसर मारना है नोरिन 10। और अगर आपसे पूछ लें कि आपका सूखी कंडीशन है तो उसमें कौन सा वीट उगाना सही रहेगा, तो उसका आंसर है आपका मार्कोनी वीट। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी गर्म है, कम फैसिलिटी है आपके पास, पानी उतना अवेलेबल नहीं है, तब कौन सा वीट उग पाएगा, अलग अलग क्षमता होती है ना, तो वो मार्कोनी है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि पैरेलल क्रॉपिंग के बारे में बात करते हैं हल्की सी। इसके बारे में पैरेलल क्रॉपिंग, मान लीजिए एक नोट वहाँ पर ऐसे ऐड कर लेना कि पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है। पैरेलल क्रॉपिंग, देखो पैरेलल क्रॉपिंग की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए मैं दो चीज़ें एक साथ उगाऊँ, कोई सी भी दो का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया वीट का और मस्टर्ड का। वाई आई एम टेकिंग वीट एंड मस्टर्ड, द रीजन इज, ठीक है, कि वीट में इधर उगा रहा हूँ, मस्टर्ड में इधर उगा रहा हूँ, पैरेलली चल रही हैं, दोनों चीज़ एक साथ चल रही हैं। पैरेलल क्रॉपिंग में दो ऐसी क्रॉप्स को सेलेक्ट करा जाता है जिनका ग्रोथ हैबिटेट्स आपस में कोई कंपटीशन ना हो। ठीक है, यानी कि
हम दो ऐसी फसलों को चुनते हैं जो एक दूसरे से लड़ाई ना करना शुरू कर दें कि ये मेरा है ना। हमें ऐसी फसलें चुननी है जो दोनों ही आपका साथ साथ चल सके, तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए उनके अंदर नेचुरली ना। तो ऐसी फसलों को लगाया जाता है जो कंपटीशन नहीं करेंगी, तो वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकती हैं, यानी मैक्सिमम जो उन्हें ग्रोथ लेनी चाहिए वहां तक जा सकती हैं। समझ रहे हो? अब ऐसा नहीं वीट के साथ कॉटन उगा दिया, तबाही मच जानी है। पोटैटो के साथ राइस उगा दिया, दिक्कत हो जानी है। ठीक है, तो पैरेलल क्रॉपिंग उनमें इस्तेमाल कर दीजिए जो फसलें एक दूसरे को दिक्कत ना दे। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, ये बात मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, है ना। अब एक दो चीजें और लिखवाता हूँ, वो साथ के साथ आप लोग मैनेज करके चलना। ठीक है। अब एक चीज होती है कैश क्रॉप। हाँ हाँ हाँ, एक चीज ये भी होती है भाई, कैश क्रॉप क्या होती है? किसको पता है कैश क्रॉप क्या होती है? सर जो बेसिकली हम लोग सेल करने के लिए मतलब प्रोड्यूस करते हैं, नॉट अपने लिए नहीं। जैसे गेहूँ वगैरह तो हम अपने लिए भी उगाते हैं, बट हम्म, कॉटन वगैरह की बात करें तो वो हम कॉटन का, शुगर केन का पर्पस ही सेल करना होता है। मतलब बड़े प्रोडक्शन पे, बड़े लार्ज स्केल पे हम उगाते ही इसलिए हैं उसे, वो अपने पर्पस के लिए नहीं होती। ओके, बात तो ठीक है आपकी। यार मैंने आप लोग के लिए कुछ फोटोज डाउनलोड करी थी, बट पता नहीं अब ये कुछ नया फिल्टर आ गया है मेरे फ़ोन में, मेरी फ़ोटो ही गायब हो जाती है आजकल ना। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, मेरे को आप कुछ शो करना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट डज़न्ट मैटर। हम वापस अपने पीडीएफ पे चलते हैं और रुको यार, ट्राई दिस। ये अच्छा, ये इसकी दिक्कत नहीं है भाई साहब, एप्लीकेशन की दिक्कत है। एप्लीकेशन ही इसको फिट नहीं कर रही है। ओके, आई गॉट इट। ये जो एप्लीकेशन है ना इनकी, ये इसको उठा नहीं पाती है। अब मुझे समझ में आया क्यों मेरी फ़ोटोज़ नहीं उठती हैं इससे। ये एप्लीकेशन इसको उठा नहीं पा रही है, जो इनकी एप्लीकेशन है। ओके चलो, डज़न्ट मैटर, छोड़ देते हैं उसको ना। सो मैं जो बात आपको बता रहा था वो ये बात थी कि कैश क्रॉप। हाँ, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में क्या फ़र्क है? अगर मैं कैश क्रॉप या फूड क्रॉप में आपको फ़र्क समझाने की कोशिश करूँ, तो जो कैश क्रॉप्स होती हैं और फूड क्रॉप होती हैं, उन दोनों में एक सिंपल सा फ़र्क है। मान लो फूड क्रॉप की बात करूँ तो व्हीट एक फूड क्रॉप है। मैं कैश क्रॉप की बात करूँ तो कैश आपका कॉटन एक कैश क्रॉप है। यानी कि फूड क्रॉप वो है जो ह्यूमन बीइंग की भूख मिटाने के लिए आपका इस्तेमाल करी जाती है, उसे फूड क्रॉप कहते हैं। ठीक है, जिसे आप ना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं उगा रहे हो। ठीक है, भूख मिटाने के लिए वो काम में आए। जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये भूख मिटाने का काम करते हैं इंसान की, तो उसको फूड क्रॉप की कैटेगरी में रखा जाता है। कैश क्रॉप वो है जो स्पेसिफिकली आप केवल और केवल उससे पैसा कमाने के लिए ही उगाई जा रही है वो, और उससे आपका कोई भूख का ऐसा सच वो नहीं है, उतना रिलेटेड नहीं है मामला। कॉटन की बात करें, खाएगा थोड़ी आदमी, बेचने के लिए उगा रहा है। चाय पत्ती की बात करें, ठूस थोड़ी जाएगा, उसको तो पका के पीना है उसने। ठीक है, तो चाय कॉफी ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वैसे वो। लेकिन अगर आप कैश की बात करो तो हाँ, वो स्पेसिफिकली उगाई इसलिए जाती है ताकि बेचा जा सके बस उसको, और कुछ नहीं है ना। चलिए, कैश और फूड क्रॉप का ये थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, समझाने के लिए मेरे को आपको समझाना था। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? वे गन्ना भी रख सकते हैं। बिल्कुल रखेंगे, गन्ना तो कैश क्रॉप है। गन्ना क्या है? जी। देखो, कॉटन भी कैश क्रॉप है। अगर मैं बात करूँ, कैश क्रॉप के बहुत बहुत सारे हैं, मैं अलग से लूंगा, इसको चिंता ना करो, लेकिन अभी के लिए बता दे रहा हूँ बस। कॉटन कैश क्रॉप है, शुगर केन कैश क्रॉप है, बनाना कैश क्रॉप है। बनाना उगाया ही इसलिए जाता है बेचने के लिए केवल और केवल। ठीक है, तो ये सारी की सारी हैं कैश क्रॉप्स, जो उगाई ही इसलिए जा रही है कि बेचा जा सके, बस प्रॉफिट कमाना है। और अ, वैसे तो हमारे साथ अंकित भी होगा, अंकित है ना अभी क्लास में? सर। हाँ, अंकित तुमने बताया नहीं यार, तुमने इनमें से कौन कौन से गेहूं तो उगाते हो ना तुम अपने खेत पे? क्या सर? गेहूं तो उगाते हो ना खेत पे? यस सर। कौन सा गेहूं उगाते हो?
सर मुझे सर ऐसे तो पता नहीं सोनालिका मुझे मुझे तो नाम से पता है 50 नाम पता है, क्या पता है आपको? सर बस मुझे 50 पता है, 50 है वो सर। हर साल अलग अलग होते हैं जो उनसे भी वो बोलते हैं ना सर, जो ये मंडी वाले जो उनसे भी मांग करते हैं ना कि इस बार तुम्हें ये वाला बोना है तभी हम उसको लेंगे, तो वही उगाना पड़ता है सर। सही बात है, वो बात तो जायज़ है तुम्हारी कि मंडी की मांग के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि कई बार आप उगाओगे तो उसे कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो बेचेंगे किसको? जैसे मेरे दोस्त ने मशरूम उगाए थे, तो उन्होंने बाद में वो लोग कह रहे हैं कि हम तुझे ये वाला लेंगे सिर्फ, ठीक है, जबकि उसने हाई क्वालिटी का उगाया था उसके बावजूद भी। और आप लोग को ज़्यादा पता रहता है बिकॉज हम लोग तो सब किताब में पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने उसे सामने से पेश करा है। फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस हमें नहीं समझ में आएगी इतनी जितनी आप लोग को पता है, ठीक है, क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो भैया मेरा तो आपसे सलाह है, कभी जैसे आप लोग घूमने वगैरह जाते हो सभी लोग, तो किसी दिन खेत का भी एक मुआयना करके आओ, और वहाँ किसी दिन थोड़ा सा वो आके देखना, थोड़ा सा तुम्हें आनंद सा आ जाएगा जीवन में, पता चलेगा जो तुम खा रहे हो उसमें कितना लग जाता है, थोड़ी तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट की भावना सी आ जाएगी थोड़ी सी ना। तो हाईएस्ट अगर बात करें वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? यूपी। हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? हमेशा याद रखना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा गेहूँ कोई नहीं उगाता भारत में, क्योंकि जनसंख्या बहुत सारी है, बहुत सारी का पेट भरना है, ठीक है। तो वो यूपी का याद रखना है अपन ने, ठीक है। और नेक्स्ट, मान लो अगर आपसे कह दें वीट की बात हो गई, हाँ ठीक है। हम्म, कोई पूछे सोनोरा 64 क्या है? चार ऑप्शन दे दे आपको, मेज, ज्वार, राइस, वीट, क्या है वो? वीट। सोनोरा 64 वीट है? ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे पूसा सिंधु, ये वाला लिख लेना, वो उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने आपको नोट्स दिखाया ना, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। पूसा, सिंधु, गंगा, ठीक है, यहाँ पर एन मिसिंग है, सिंधु है ये, ठीक है, पूसा, सिंधु, गंगा, वीट की ही वो है, टाइप है। चलिए, ये अपना यहाँ पर खत्म हो गया है आपका रबी। रबी के बाद चलते हैं अपन खरीफ के ऊपर, है ना। चलिए, रबी अपना यहाँ पर एंड हो चुका है, अपन आते हैं खरीफ के ऊपर कि खरीफ में हम लोग को क्या पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, बट थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, है ना। तो खरीफ क्रॉप की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि वो फसल है ये जिसको मानसून के टाइम पे यानी बारिश के मौसम में आप उगाते हो। रीजन सिंपल सा है कि पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, 150 सेंटीमीटर का तो रेनफॉल चाहिए इसको, बारिश की बात करें। और तापमान आपका अच्छा खासा चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस एवरेज आपका नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। उगाया क्या क्या जाता है? पैडी, मिलेट, सोयाबीन, पीनट, सोया, ठीक है। अब तुम कहोगे पैडी, पैडी भैया चावल ही होता है। जब तक जब तक खेत में है तब तक वो पैडी है, खेत से बाहर आ जाए तो वो राइस कहलाता है। खेत में पैडी और कट्टे में वो राइस, जब छन के बाहर आ जाता है नहीं जो भैया, साफ सफाई, तो ये फर्क है। बात चावल की चल रही है, इतना समझ लेना, ज़्यादा इसमें मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना, सवाल क्या आता है, पूछा जाता है खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है, ठीक है, और कब काटी जाती है। तो खरीफ की अगर बात करें तो भैया ये मानसून क्रॉप है, तो आपका बोई कब जाएगी? स्वाभाविक सी बात है भैया, बोई जाएगी जून जुलाई में, काटी कब जाएगी? अक्टूबर नवंबर में। तो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कौन कौन सी फसलें आती हैं इसके अंदर? तो याद रखना है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। इनमें कम लिखे हुए हैं, चार ही लिखे हुए हैं, जो बाकी बता रहा हूँ वो भी चाहो तो लिख लो कहीं पर, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, चावल, ज्वार, ये मिलेट में सब आ जाते हैं वैसे, सही बताऊँ तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ठीक है।
चलिए इससे आगे बात करते हैं ना। अब देखो खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल में हमें सबसे मेनली बात किसकी करेंगे, फिर से हम देखो सारी खरीफ की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एक ही आदमी है जो कि राइस है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। सारी फसलों में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन सा है, राइस है, पैडी है, ठीक है। तो राइस उगाने में सबसे आगे कौन है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, तीनों मौसम में वैसे तो वहाँ राइस ही उगता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी और इलाकों में भी राइस उगता है, जैसे कोंकण का इलाका, महाराष्ट्र का। क्यों कोंकण के इलाके में उगता है, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है और वेस्टर्न घाट पे लगातार चेन ऑफ माउंटेन्स हैं, सॉरी चेन ऑफ हिल्स हैं, जिसकी वजह से आपका वहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है। पानी की ज़रूरत है, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए आसाम में आप उगा सकते हो, उड़ीसा में पानी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की साइड आपका जो महानदी गोदावरी का डेल्टा बनता है, ठीक है, तमिलनाडु केरल की साइड आपका मानसून ठीक ठाक आता है, तो इसलिए वहाँ पर आराम से इरीगेशन करा जाता है। और हमारे साइड पर पंजाब हरियाणा की साइड पर इरीगेशन को डेवलप करा गया, इसलिए यहाँ पर उगा पा रहे हैं। अब बेसिक इसके लिए जरूरत क्या है, 24 डिग्री टेम्परेचर, 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। भारत में हाईएस्ट परसेंटेज अगर हम बात करें तो ये देखने के लिए आपको मिलेगा कि बहुत ज़्यादा हेक्टेयर पर सिर्फ और सिर्फ राइस ही उगता है। अब अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो राइस में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है एट परसेंट की, अगर मैं आज की बात करूँ तो अभी वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर दिखाई देगा आपको, हर साल डाटा आता है तो उसमें आप देख सकते हो। वेस्ट बंगाल भले ही हाईएस्ट नंबर पर है, लेकिन कम जगह पर सबसे ज़्यादा उगाने की अगर बात करें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, तो वो पंजाब से आती है, यानी कि मिनिमम एरिया मैक्सिमम अगर आपका कोई उगा रहा है। एवरेज भारत का देखो 2391 है, लेकिन अकेला पंजाब आपका 3838 केजी उगाता है पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर भूमि पर 3838 किलो चावल उगाने की क्षमता है पंजाब की। वहीं दूसरे राज्यों की इससे कम है, जैसे यूपी की 3000 के मेरे ख्याल से लमसम ऐसा कुछ है शायद, है ना। सो डिफरेंशिएट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस जगह को भारत में बोला जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा को। आपको याद होगा बहुत सारी इस तरीके से नदी जाती है और लास्ट में इस तरीके से आपका डेल्टा बनाती है ना। नदी का जो मोहाना बन के आता है वो कुछ ऐसा ही बन के आता है कि इधर की तरफ आपका कृष्णा गई, फिर उसके नीचे गोदावरी जा रही है, तो लास्ट में इस तरीके से ब्रेक डाउन होके एक डेल्टा की शेप बना रहे हैं, एक डेल्टा की शेप बना रहे हैं। उस डेल्टा की शेप में पानी की बहुतायत है, जहाँ पानी की बहुतायत है ये आराम से उग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको आपको वाटर की आवश्यकता होती है। तो आपका राइस वॉल ऑफ इंडिया कौन से इलाके को बोला जाता है, डेल्टा कृष्णा गोदावरी का, ठीक है, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। मैंने अभी बताया था लीडिंग राइस प्रोडक्शन के मामले में कौन है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, याद रखना है, यूपी दूसरे पे ले लो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आपने याद रखनी है वैरायटी, वैरायटी याद रखना थोड़ा टफ है तो इसलिए टाइम लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कृष्णा नदी का नाम है, कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लोगे। जमुना नदी का नाम है, कावेरी नदी का नाम है, नदी से याद रखना, पानी की जरूरत पड़ती है राइस को इसलिए, ठीक है। पद्मा भी रिवर का नाम है, आपको अच्छे से याद है, ठीक है, बाकी आपको याद करना पड़ेगा, जया, कांची, जगन्नाथ, अन्नपूर्णा, बाला रत्ना, ठीक है। और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, ये वाला पूष सुगंध। पूष सुगंध इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से चावल में से खुशबू आती है बहुत अच्छी, एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस है ये, यानी इस चावल में से आपको बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आएगी, ठीक है। तो पूसा आपका क्या है, ये जो पूसा सुगंधा या पूसा ये सब है, ये बासमती के ही हाइब्रिड है जिनमें से खुशबू आती है, ठीक है। और हाइब्रिड वैरायटी नीचे लिखी हुई है, इनमें से सयादरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, सयादरी एग्जाम में आया था जहाँ तक, है ना। नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में। बायो फर्टिलाइजर की बात करें यानी ऐसा फर्टिलाइजर जो बायोलॉजिकली अवेलेबल है, उसे सिंथेटिकली बनाना नहीं पड़ रहा है, अपने आप से नेचर में है, तो सबसे बेस्ट आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। फिर तो बाकी सारे तो आपने पहले भी पढ़े हैं बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये हमारा राइस खत्म हो गया, खरीफ क्रॉप खत्म हो गई, ठीक है। खरीफ क्रॉप के बारे में सवाल क्या क्या बनेंगे, समझने वाली बात है कि भैया राइस जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ पर होता है, तो राइस होता है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछा जाए, क्या चावल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, किसमें,
नाइट्रोजन, ये मेरा सवाल उनसे है जिन लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ रखा है। क्या चावल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? हाँ जी। यस सर। चावल नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस प्रकार मदद करता है? ये सवाल का जवाब कोई दे सकता है आप में से? एनीवन? भैया शायद जब वो कटता हो तो उसकी जो पुराल वगैरह बचती है भैया, उसको जला वगैरह देते हैं, उससे कुछ यूज होता है। जो चावल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई मदद नहीं करता। सवाल ही ऑर्थोडॉक्स है। चावल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई मदद नहीं करता। ठीक है, पहली बात। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता कौन है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद अजवा करता है और उड़द। ग्राम, जी भैया। पी, बीन। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया घूमता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है इनकी जड़ों में? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है इनकी जड़ों में। और वो बैक्टीरिया आपका मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मूंगफली या फिर ये जो आपका दालें वगैरह होती हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जड़ों में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया इजीली अवेलेबल रहता है। तो अपने आप ही क्या हो जाता है, जो मिट्टी की क्षमता है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है, अगली फसल को भी मतलब वो हैंडल कर सकती है बड़े आराम से। भैया राइस तो ये काम करता है, राइस नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, राइस तो कूड़ा मचा देता है। क्या करता है राइस? जहां पर आप राइस उगाओगे ना, तो मीथेन, चारों तरफ मीथेन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर देगा। क्योंकि जितने भी आपके चावल के खेत होते हैं, चावल के खेतों में से आपका मीथेन निकलती है, तो वो उल्टा एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये वाला तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पॉइंट हो गया, अच्छा पॉइंट था बहुत। एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये कहता है कि ट्रांसप्लांटेशन क्या चीज होती है और कौन सी क्रॉप में उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्या बोला मैंने? ट्रांसप्लांटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है और किस क्रॉप में उसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसप्लांटिंग या ट्रांसप्लांटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो करा जाता है चावल के खेतों में, यानी कि पैडी की क्रॉप में करा जाता है। पैडी में क्यों करना पड़ता है ट्रांसप्लांटेशन? भैया आपने क्या करा, शुरुआत में चावल को उगाया, और चावल को उगाया तो वो छोटा छोटा सा उग जाता है, हरा हरा सा ना आ जाएगा, लगभग आपके हाथ के बराबर का हो जाएगा, उससे थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। फिर उसको हाथों से बोया जाता है गदली जमीन में, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी होगा आपका, 1 फुट के मामले, 1 फुट भी ज़्यादा हो गया बल्कि, उतने पानी में उसको बोया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? उस प्रैक्टिस को, उसको बोलते हैं पुडल वीट, पुडल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। मेजोरिटी ऑफ आपका एशिया में यही तरीका अपनाया जाता है पैडी को बोने का, ट्रांसप्लांटेशन, यानी पहले उसका छोटा सा रूप बना लिया, फिर उसको वहाँ पे जाके बोना शुरू कर दिया, फिर वहाँ वो बढ़ता है। तो मेहनत बहुत लगती है चावल उगाने में। अंकित आपने चावल उगाए हैं कभी? यस सर। बहुत मेहनत लगती है। हाँ सर, वो तो मैंने तो उगाया नहीं, मतलब वो मजदूर उगाते, वही लगाते हैं, उन्हें तो पता नहीं। एक दिन भैया हम सबको पहले बुला तो लेना मजदूरी करने के लिए। पौध वगैरह बोते हैं ना भैया, छोटी सी उसमें एक प्रॉपर एरिया में बिल्कुल ना, सही बात, फिर हो गया बिल्कुल सही। उसको लेडीज वगैरह उसमें पानी में वो धीरे धीरे हम्म, पौध लगाते हैं सारे। जी। तो भैया फिर ना परमानेंट, लेकिन पानी तो उसमें चाहिएगा ही। जी जी जी। खैर चलिए, बढ़िया है। सर अब चलिए ये तो नेक्स्ट बिना पॉइंट। पौध हम्म। सर अब तो बिना पौध के धान आने लगे सर, बस वही डाल देते हैं, उससे वो पौध भी तैयार खुद ही हो जाती है, उन्हें उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, और वो उससे ही धान बनते हैं बस। जी, अब तो बहुत नए नए तरीके एग्रीकल्चर के तरीके आ चुके हैं, एक से एक चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें किसानों को कई जगह के पता है, कुछ को नहीं पता है, जिसको जो पता है उस हिसाब से भी चल रहा है। पर एक से एक मेथड आ रहे हैं अब तो। अब तो अपने घरों में भी खेती करने के नए नए तरीके आ गए हैं कि आप घरों में लाइटों का इस्तेमाल करो,
ठीक है, कैरेट्स लेके आओ, वहीं पर उगा डालो चीज़ों को। एक से एक चीज़ें आ रही हैं आपको, वो है कि किसने कितना पढ़ रखा है उसके ऊपर है ना। अब देखो कई बार ये पूछा जाता है कि जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, राइस की भी वैरायटीज आ गई है कि आप किसी भी मौसम में उगाओ भैया, वो उगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे जून जुलाई में उसे बोना है, तो जून जुलाई में बो दूँ और वो नवंबर दिसंबर तक उसे मतलब निकाल लूँ, तो कौन सा, तो वैरायटी है वो अमन। ठीक है, अमन नाम की वैरायटी चलती है। ऐसे ही मुझे आपका मई जून में बोना है, सितंबर अक्टूबर में निकालना है, तो उसके लिए वैरायटी चलती है ओस। ऐसे ही मुझे अगर आपका दिसंबर नवंबर में बोना है और मार्च अप्रैल में निकालना है, तो उसकी वैरायटी आती है एक बोरो। ठीक है, डलुआ भी बोलते हैं उसको। तो इस तरह की चीजें चल गई हैं, अगर मैं बात करूं, आप आराम से उनका इस्तेमाल कर सकते हो। एक से एक सामान चल रहे हैं भैया आप तो, बस ये है कि किसको मालूम है किसको नहीं मालूम है। ठीक है, सर ये तो वाली ये जी सर ये वाले हैं सर, उसमें पंजाब में उगा रहे हैं अब, जब वो सर मतलब कि एक साल में 3 फसल उगा रहे हैं धान की, और पूरे साल धान ही उगा रहे हैं उसके, जो वहाँ की जो मिट्टी है वो धान उगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी वो उसको उगा रहे हैं वहाँ पे। इसी कारण से वहाँ जो पानी की जो क्षमता है वो काफी नीचे तक जा चुकी है, क्योंकि वो बार हाँ बार हाँ, धान ही बिल्कुल उगाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसे के लिए उगा रहे हैं ना वहाँ पे, फायदे के लिए उगा रहे हैं वहाँ पे। भाई आप नेचर के साथ अगर गलत करोगे तो फिर नेचर अपना रूप दिखा देगा 2 मिनट में। ठीक है, प्रकृति जो माता है, प्रकृति माता फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती हैं जब आप ज्यादा छेड़छाड़ करते हो। फिर और कुछ नहीं होता है, फिर वो लेके जाते हैं चीजों के। तो आपको याद रखना है खरीफ में कौन कौन सी फसलें हैं, आपके सामने आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पर ये हमारा मोटा मोटा हिसाब किताब यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे कैश क्रॉप के बारे में, कि कैश क्रॉप कैसे कैसे उगाते हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसके क्या सवाल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में, कि जो हमारे यहाँ पर तेल वाले हैं, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, कैस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, ऑयल सीड्स के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे थोड़ी सी दालों के बारे में, कि भारत में दालें उगाई जाती हैं। और फिर आ जाएंगे सिल्क के ऊपर, जैसे कि मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, तसार सिल्क। ठीक है, कहाँ पर होता है। तो ये हमें 4 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करने हैं, अभी के लिए इतना करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ वो पूछना तो नहीं है। भैया जैसे गेहूं में जो प्रॉब्लम थी रोग वगैरह थे, ऐसे कुछ एक दो इम्पोर्टेंट जी, क्या कहना चाह रहे हैं, गेहूं में क्या। जैसे गेहूं में रोग की किसने बताई थी ना, जो बीमारी वगैरह लग जाती है इनमें, हम्म, तो तो आगे तो बताओ क्या करना है उसका। नहीं तो कुछ मैंने भैया कौन कौन सा रोग, ये पूछ रहा हूँ अच्छा, भैया, कोई ब्रांड एक दो जी। वो लिखवाया तो था मैंने गेहूं में। सबसे पहले तो कर्नल ब्लंट लिखवाया था, KARNALBUNT, कर्नल ब्लंट फंगल डिजीज है। ठीक है, और भैया वो डिजीज चावल में, आपका, चावल हाँ जी, चावल कह रहा हूँ भैया, चावल में अच्छा पूछ रहा हूँ भैया। चावल में बीमारियों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो चावल में बीमारी जी की बात भैया। कर लेंगे, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी चावल की बीमारी भी डाल देंगे। वैसे ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, बीमारी या ना बीमारी, ये हमें ज़्यादा जो पढ़नी पड़ेंगी वो आपको बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है। मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है वैसे, बट मैं इसमें भी कवर कर लूँगा, आप चिंता ना करो। है ना, उसमें बात करते उसमें भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी बस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर।